गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है भूगोल की पाठ्य पुस्तक। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक अगर लेते हैं तो पाठ्य पुस्तक क्या होती है। पाठ्य पुस्तक जिसमें एक व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान दिया हुआ होता है। प्राचीन समय में पाठ्य पुस्तक का स्थान किसका था? गुरु का था। गुरु क्या करता था? मौखिक रूप से बोलकर उच्चारण करके बालकों को, अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान करता था। और प्राचीन समय में गुरु के पास में भी जो दायित्व थे इतने नहीं थे जिससे पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ सके, और गुरु के साथ में शिष्य रहते थे एक समय सीमा तक, और उनके साथ में ही पूरा आचरण वैसे ही करते थे। तो उन्हें दिन रात उठते बैठते गुरु जो जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो शिक्षा सारी देता था। तो उस टाइम में पाठ्य पुस्तकों की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान समय में ये कह सकते हैं कि क्षेत्र बढ़ गए हैं ज्ञान के। ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान बालक या मनुष्य अर्जित करना चाहता है। वो ये चाहता है कि संपूर्ण जानकारी पूरे उसकी विश्व की या पूरे दुनिया की संपूर्ण जानकारी उसको प्राप्त होनी चाहिए। हर एक स्थान का ज्ञान उसे होना चाहिए। तो इसलिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक की जरूरत या आवश्यकता पड़ी। भूगोल की पाठ्य पुस्तक को या किसी भी पाठ्य पुस्तक को हम लें तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बिना पाठ्य पुस्तक के शिक्षक और अध्यापक दोनों का ही ज्ञान अधूरा रहता है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक और अध्यापक के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करती है, एक दिशा प्रदान करती है, जिस दिशा में चलकर अध्यापक और छात्र दोनों ही क्या कर सकते हैं? शिक्षण को ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक का अगर सबसे पहले हम अर्थ लेंगे तो किसी भी विषय की उस पुस्तक से है जो कि एक स्तर विशेष के विद्यार्थी हेतु संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा मान्य हो, वे छात्र उसे अपने अध्ययन के लिए प्रयोग में लाते हो। किसी भी विषय की उस पुस्तक से है जो कि एक स्तर विशेष के स्तर के अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। स्तर के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो क्या होगा? छात्र को पढ़ने में कठिनाई अनुभव होगी। तो एक स्तर विशेष के विद्यार्थी हेतु संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था जिसके आधार पर बालक पढ़कर जिसको लगता है कि हाँ मुझे किताब पढ़नी है तो मैं किताब कंप्लीट कर लूँगा, तो संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा मान्य हो और छात्र अपने अध्ययन के लिए प्रयोग में लाते हो, उसे पाठ्य पुस्तक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे पाठ्य पुस्तक कहा जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड शब्दकोश जो है उसके अनुसार पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक मार्गदर्शन देता है तथा ज्ञान की शाखा के एक प्रमाणिक पुस्तक होती है। ज्ञान की जो शाखा है उसकी एक प्रमाणिक होगी, पुस्तक होगी। पाठ्य पुस्तक के द्वारा चाहे छात्र हो चाहे शिक्षक हो अपने ज्ञान को संचित कर सकता है, ज्ञान को एक इकट्ठा करके संजो के रख सकता है। पाठ्य पुस्तक या पुस्तकों के अनुसार क्या हो रहा है? अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करने की कोशिश या ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है। अब पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? वे प्राचीन समय में तो गुरु के अनुसार भी तो पाठ्य पुस्तकें चल रही थी। बिना पाठ्य पुस्तक भी तो ज्ञान दिया जा रहा था। गुरु और शिष्य के अकॉर्डिंग मौखिक रूप से जो उच्चारण या जो ज्ञान दिया जाता था वो ज्ञान भी तो क्या होता था? पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही होता था। मतलब उसी के गुरु और शिष्य जब मौखिक रूप से ज्ञान ग्रहण करते थे, गुरु ज्ञान प्रदान करता था और शिष्य ज्ञान ग्रहण करता था, तब भी तो पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता नहीं थी। फिर वर्तमान समय में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता में सबसे पहला है कक्षा का आकार। वर्तमान समय में जो कक्षा कक्ष या विद्यालय में जो कक्षा कक्ष है उसमें कक्षा का आकार इतना बड़ा होता है और शिक्षक एकमात्र होता है, तो वो संपूर्ण विद्यार्थियों पर एक जैसा ध्यान नहीं दे सकता है या सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकता है। तो जब सभी बालकों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं दी जा सकती तो उस जगह पे किसकी आवश्यकता पड़ी? पाठ्य पुस्तक की। कि जब शिक्षक बोल रहा है, किसी ज्ञान को समझा रहा है, किसी विषय वस्तु को समझा रहा है,
किसी बालक को विषय वस्तु जल्दी समझ में आ जाती है, किसी बालक को या कोई बालकों को विषय वस्तु जल्दी समझ में नहीं आती है। जब जल्दी समझ में जिसको नहीं आई वो बाद में क्या करेगा, किताबों से या पाठ्य पुस्तक के द्वारा उस विषय वस्तु को पढ़कर उस चीज को समझ सकता है। तो कक्षा का आकार वर्तमान में क्या है, कक्षा का आकार जितना बढ़ता जा रहा है पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जा रही है। दूसरा पॉइंट है अध्यापक के दायित्व। अध्यापक के दायित्व हम ये कह सकते हैं कि अध्यापक के दायित्व इतने बढ़ गए हैं वर्तमान में, विद्यालयों में अध्यापकों के पास में बहुत सारे काम हैं। टीचिंग पढ़ाना भी है, सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, और उसके अलावा भी उनके पास में बहुत सारे रजिस्ट्रों के, कई सारे सर्वों के, या हम कोई ये कह सकते हैं जैसे मिड डे मील वगैरह योजनाएं चलती है उसमें खानों के पोषाहार का हिसाब किताब रखना, जो पैसा आ रहा है कहाँ खर्च हुआ, कितना हुआ नहीं हुआ। तो इन्हीं सारी चीज़ों से मतलब अध्यापक के जो दायित्व हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अध्यापक के दायित्व बढ़ते जा रहे हैं, और अध्यापक भी प्राचीन समय के जैसे इतने सक्षम नहीं हैं कि वो लगातार अभ्यास करते जाएं। अनेकों दायित्व हैं उनके पास में, चाहे घर के हों चाहे विद्यालय के हों, तो अनेक दायित्वों का निर्वाह करते हुए अध्यापक भी क्या कर रहा है, अपने ज्ञान को इतना अच्छा या इतना संचित नहीं कर पा रहा है जिसके माध्यम से बालकों को वो ज्ञान प्रदान कर सके। तो अध्यापक के दायित्व बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ी कि अध्यापक के दायित्वों को कम करने, दायित्व बढ़ते जा रहे हैं, तो अध्यापक भी अपने ज्ञान को नए नए आयामों से किस तरीके से जोड़ पाए, सूचना को किस तरीके से प्राप्त कर पाए, तो वो भी स्वयं भी वो अध्यापक भी क्या कर रहा है, पाठ्य पुस्तक की सहायता ले रहा है। तो अध्यापक के दायित्व बढ़ने से भी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी है। दूसरा है स्थायी ज्ञान। जब गुरुओं के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था वो ये माना गया है कि स्थायी ज्ञान नहीं होता था। स्थायी ज्ञान अगर हम इस बालक को वर्तमान समय में अगर हम बालक को कोई ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं तो वो हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हम स्थायी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि पाठ्य पुस्तकों में क्या होता है, एक बार जो चीज़ लिख दी गई है जिस विषय के बारे में उसमें परिवर्तन होता रहेगा, चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ बता दी गई है, जो विषय वस्तु बता दी गई है वो क्या है, स्थायी रूप से सभी में। अगर सपोज मानो हम किसी भी टॉपिक को लेते हैं, हम जैसे सूरदास की दोहे ले रहे हैं, तो सूरदास के दोहे चाहे एनसीईआरटी की बुक हो, आरएस की हो, आरबीएससी की हो, किसी भी तरीके की कोई से भी लेवल की बुक हो, उसमें सूरदास क्या वो चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर आ जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी आ जाए, तब भी सूरदास के दोहे बोल ही रहे हैं कि मतलब वो क्या हो गया, एक स्थायी ज्ञान हो गया कि स्थायी ज्ञान की सभी ही स्तर पर एक जैसा ज्ञान होता है, उसको स्थायी ज्ञान, और पाठ्य पुस्तकों में वो ज्ञान सेम एज इट इज लिखा हुआ है, एक जैसा ही है, तो उसे स्थायी ज्ञान कहा जाएगा। चौथा है सतत अभ्यास। सतत अभ्यास, जितना अभ्यास बालक करेगा उतना ही उसका ज्ञान संचित होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, स्थायी होता जाएगा। तो पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया जा सकता है, कार्य को कराया जा सकता है, क्योंकि अभ्यास पुस्तिका या अभ्यास पाठ्य पुस्तकें भी होती हैं जिसके माध्यम से छात्र लगातार अभ्यास करके, सतत अभ्यास करके अपने ज्ञान को स्थायी बना सकता है, इसलिए भी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी। फिर है पांचवा कक्षा कक्ष अध्यापन। कक्षा कक्ष अध्यापन के लिए पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि कक्षा कक्ष का अध्यापन हम 30 से 35 मिनट की जब एक क्लास लेने जा रहे हैं तो उस कक्षा का अध्यापन हम किस आधार पे करें, हमारी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए। विषय वस्तु अगर क्रमबद्ध एक पाठ्य पुस्तक में व्यवस्थित है तो हम उसको बालकों को करा सकते हैं। अगर व्यवस्थित क्रमबद्ध सिलेबस नहीं है तो हम बालक को क्या पढ़ाना है उसकी एक रूपरेखा निश्चित नहीं है, तो हम कक्षा कक्ष अध्यापन भी नहीं करा सकते। तो कक्षा कक्ष अध्यापन के लिए भी पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ी है। अब लेंगे हम तीसरा पॉइंट, उत्तम पाठ्य पुस्तकों का चयन। भूगोल के उत्तम पाठ्य पुस्तकों का चयन किस माध्यम से किया जाए। पहला टॉपिक है बाल केंद्रित पाठ्य पुस्तक। सीधी सी बात है, शिक्षण जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक में हमारी बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्तर के अनुसार वो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, उसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। दूसरा है मानचित्रों और चित्रों की यथास्थिति उपयोग। मानचित्रों एवं चित्रों की यथास्थिति उपयोग। भूगोल की पाठ्य पुस्तक छप रही है जिसमें मानचित्र और चित्र का होना अनिवार्य है, बिना मानचित्र और चित्रों से
की बिना सहायता से उस विषय वस्तु को समझना कठिन होगा। इसलिए मानचित्र और चित्रों का उपयोग यथास्थिति जिस जगह पर होना चाहिए उस जगह पे बताएं और उस जगह से उसको कराना चाहिए। फिर हम तीसरा पाठ लेंगे बहुविकल्पात्मक अभ्यास प्रश्न। बहुविकल्पात्मक अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से या उनके अभ्यास प्रश्न जिस पाठ्य पुस्तक में ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उतना ही अभ्यास होगा। जितने प्रश्न ज़्यादा हैं उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास हो रहा है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, बालक उसको आसानी से समझ सकता है, पढ़ सकता है, और जिनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न जो एक एक छोटी छोटी चीज़ों से या छोटी छोटी विषय वस्तुओं को निकाल कर हम पूरी पैराग्राफ पढ़े, लेकिन उस पैराग्राफ में से हमने कोई 50 या 100 क्वेश्चन निकाले और पूरी विषय वस्तु 100 प्रश्नों में क्या हो गई, समाहित हो गई। तो ऐसे प्रश्नों से क्या होता है, अभ्यास भी बढ़ता जाता है। जब अभ्यास बढ़ रहा है तो पाठ्य पुस्तकों की क्या हो रही है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न दिए हुए होंगे पाठ्य पुस्तक में उतना ही छात्रों के लिए अच्छा होगा। चौथा है समय समय पर सुधार। पाठ्य पुस्तक कोई भी हो, किसी भी स्तर की हो, किन्हीं भी मापदंडों के आधार पर हो, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर हो, लेकिन समय समय पर उसमें सुधार होना अनिवार्य है, क्योंकि उसमें वर्तमान सूचनाओं का एकत्र या वर्तमान सूचनाओं का जोड़ना अनिवार्य है, जिससे को प्राप्त करके छात्र अपने ज्ञान को स्थायी बना सकता है। पांचवा है तर्कसंगत और क्रमबद्ध। पाठ्य पुस्तक तर्कसंगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए। एक सिलेबस या हम कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित क्रमबद्ध है तो वो सही है, उसको पढ़ाने में हमें क्या रहेगा, अच्छा लगेगा, सही रहेगा, क्योंकि उसमें क्या बंधा हुआ है, एक क्रम बंधा हुआ है। अगर क्रमबद्ध नहीं है, कुछ भी दे रखा है, किसी भी लेवल से कुछ भी उठा के दे रखा है, तो उसको पढ़ाना या उसको समझाना वो पाठ्य पुस्तक सही नहीं होगी। उसको समझना अध्यापक के लिए भी उतना ही कठिन होगा जितना विद्यार्थियों के लिए कठिन है। फिर आती है पाठ्य पुस्तक आकर्षक। पाठ्य पुस्तक जब हम लेने जा रहे हैं, किसी किताब को जब हम ले रहे हैं तो आकर्षक मतलब उसका फ्रंट पेज जो होना चाहिए रंगों से अच्छे उससे और सब्जेक्ट से रिलेटेड उस पर कुछ चीज़ें डिज़ाइन करी हुई होनी चाहिए, जिससे लगे कि हाँ ये भूगोल विषय की पाठ्य पुस्तक है। फिर उसमें जो अंदर जो अक्षर होने चाहिए ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए। बड़े होंगे तो भी अजीब लगेंगे और छोटे होंगे तो बालकों के या अध्यापकों के, शिक्षकों के, शिक्षार्थियों की आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है। कलरफुल होने चाहिए, ज़्यादा अच्छी सी कलरफुल होनी चाहिए। जो चित्र या जो भी चीज़ें दे रखी है उसमें डायग्राम वगैरह उसको रंगों के आधार पर बताया जाना चाहिए, जिससे वो एक अच्छी लगे, उसकी विषय वस्तु एक अच्छी दिखनी चाहिए। और विषय वस्तु सबसे मेन है कि आकर्षक में विषय वस्तु जो होनी चाहिए वो एक अच्छी होनी चाहिए, स्पष्ट ज्ञान आधारित होनी चाहिए, संक्षेप में होनी चाहिए। तो इस आधार पर कई सारी चीज़ें चयन के लिए होती हैं। तो पाठ्य पुस्तक जब भी किसी भी विषय की हो तो उसको किस आधार पर हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी विषय की उस पुस्तक से है जो कि स्तर विशेष के विद्यार्थी हेतु संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा मान्य और छात्र के अध्ययन के लिए उपयोग में लाई जा सके, तो उसे पाठ्य पुस्तक कहा जाएगा। इससे रिलेटेड आपके नोट्स और प्रश्न आपको PDF में सेंड कर दिए जाएंगे।